नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार सिन्हा, एडवोकेट। और मैं आज आपके साथ कल सुप्रीम कोर्ट में आने वाले केस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट, जिसको चैलेंज किया गया है मुस्लिम संगठनों की तरफ से और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की तरफ से, वो कल सुनवाई में आएगी। कल का दिन भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो संविधान की धारा है, धारा 25, जिसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ख़ास करके माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक संस्था चलाने का, अपनी जो उनकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करने का एक अधिकार जो निहित है संविधान में, उस पर कल एक बहुत बड़ी चर्चा होनी है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 में बहुत सारी नई बातें जोड़ी गई हैं जो पुराने 95 वाले एक्ट में नहीं थी। मुख्यतः ये प्रशासन जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का है, वो प्रशासन सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। उसने कुछ नियम इस तरह से बनाए हैं जिसमें जो सेंटर में जो वक्फ बोर्ड की काउंसिल होगी और जो राज्य में जो स्टेट बोर्ड का वक्फ बोर्ड होगा स्टेट का, उन दोनों में कानूनी प्रावधान इस तरह से बनाए गए हैं कि उन दोनों बोर्ड और समितियों में यह आवश्यक नहीं है कि मुस्लिम प्रतिनिधि का ही बहुमत हो। जो भी उसमें विशेषज्ञों की जगह बनाई गई है, सरकारी कर्मचारियों की जगह बनाई गई है, महिलाओं के लिए जगह बनाई गई है उन बोर्ड और समितियों में, वो आवश्यक नहीं है कि वो मुस्लिम हो। तो एक डर तो मुस्लिम समुदाय के मन में ज़रूर है कि उनकी संपत्तियां हैं वो सरकार हड़पना चाहती हैं और वो संपत्तियां जो हैं वो धार्मिक अनुदान है और इस धारा 25 का आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है। ये पूरा का पूरा एक्ट जो है असंवैधानिक है। तो उनका पक्ष है और उन्होंने मुकदमे दायर कर रखे हैं जो कल पहली सुनवाई जिसकी होनी है। सरकार की तरफ से अपना पक्ष है, तो उनका ये पक्ष है कि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, ऑडिटेबल नहीं है और जितनी आय होनी चाहिए थी उतनी आय नहीं हो रही है और जिस आय का इस्तेमाल गरीबों के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, उनके लिए स्कूल, अस्पताल इत्यादि में होना चाहिए था वो हो नहीं रहे हैं और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार है, इसका सरकारी संस्था के द्वारा ऑडिट होना चाहिए, कानून का नियंत्रण होना चाहिए। एक तरह से एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो मुस्लिम समुदाय के हित में ही है, गरीब मुस्लिमों के हित में ही है और वो तमाम लोग जो वक्फ प्रॉपर्टी के मालिक बने बैठे हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये उन पर चोट है। तो जो लेजिस्लेटिव इंटेंट जिसको कहते हैं, जब भी कोई कानून नया बनता है तो उसके पीछे एक लेजिस्लेटिव इंटेंट होता है, यानी कि संसद में इस कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ये डिमांड आई कहाँ से। तो सरकार ये कहने की कोशिश करेगी कि ये डिमांड जो थी ये मुस्लिम समुदाय से ही आई है। उन्होंने ऐसे आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि जितने मुकदमे जो वक्फ प्रॉपर्टी पे हो रहे हैं उसमें तकरीबन 70% मुकदमे में मुस्लिम पक्ष ही प्रतिवादी और वादी है, यानी कि मुस्लिम पक्षों के बीच में ही इस तरह के मुकदमे हो रहे हैं और लोगों में असंतोष है, मुस्लिम समुदाय के लोगों में असंतुष्ट है। इसलिए सरकार मुस्लिम समुदाय का भला सोचने के लिए उस भले को दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये एक्ट बनाया है जिससे इसकी प्रॉपर्टी का सही निष्पादन हो सके, उसके प्रॉपर्टी पर सही कंट्रोल हो सके, उसका रजिस्ट्रेशन हो सके और उससे एक अच्छी आय मिले जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को फ़ायदा हो। मुस्लिम समुदाय का ये मानना है कि ये इनका जो ये वक्फ का कानून है या वक्फ की जो भी एक्टिविटी है वो एक धार्मिक एक्टिविटी है और सरकार इस कानून के बहाने से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रही है और आर्टिकल 25 पर ये सीधा सीधा हमला है। मैं एक चर्चा में एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ से बातें की गई हैं। पार्लियामेंट में भी दोनों तरफ से बहस हुई है, टीवी के डिबेट में भी दोनों तरफ से बहस हुई है और सड़कों पर भी बहस चल रही है। लेकिन अब ये बहस जो है वो कोर्ट रूम के अंदर होगी। तो कोर्ट रूम का बहस का दायरा जो होता है वो पार्लियामेंट के बहस के दायरे से अलग है और टीवी चैनल्स के डिबेट के भी
दायरे से अलग है। यहाँ पर जो पुराने जजमेंट्स हैं वो निकाले जाएंगे, केस लॉज निकाले जाएंगे, वेरियस इंटरप्रिटेशन होगा, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉमन लॉ फॉलो करते हैं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो केसेज आए थे, जो उनके प्रीवी काउंसिल में जो केसेज आए थे, उनके जो केसेस थे जो चर्च वर्सेज स्टेट में थे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, वो सारे जजमेंट्स खोले जाएंगे। ये मुकदमा कोई आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी और ये बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा होगा। ये भारत के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन होगा। ये अगर ये केस में जो भी जजमेंट होगा वो आने वाले समय में सरकार के लिए एक दिशा निर्देश का काम करेगा कि क्या उनको इस तरह के मामलों में दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या ये उनके अधिकार क्षेत्र में था या नहीं था। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उसको निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट के पास मुख्यतः 3 ही आधार होता है। पहला, तो संसद को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था, यानी कि ये जो विषय था जिस पर संसद ने कानून बनाए वो विषय राज्यों के पास था, या संसद में कहीं से ये विषय जो है वो कानून बनाने के लिए लाया ही नहीं जा सकता था। यानी कि संसद जो है, पार्लियामेंट है, वो कम्पिटेंट ही नहीं था इस पर कानून बनाने के लिए। ये पहला तर्क होता है। दूसरा तर्क ये है कि ये कानून जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया है केशवानंदन भारती केस के बाद से, 1973 के बाद से, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये हिट कर रहा है, तब कोई कानून को इनवैलिड किया जा सकता है। थर्ड, जो सबसे प्रोमिनेंट है, ये फंडामेंटल राइट को हिट कर रहा है। तो ये केस जो डाला गया है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, वो उसी आधार पर डाला गया है कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, पर्टिकुलरली जो सेक्शन आर्टिकल 25 है। आगे हम देखेंगे कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 बहुत छोटा सा आर्टिकल है, 2-3 पंक्तियां ही हैं, लेकिन उन पंक्तियों पर बहुत सारे केस जजमेंट्स आ चुके हैं। हम ये भी देखेंगे कि शुरुआती दौर में, भारत की आज़ादी के शुरुआती 10-15 सालों में, जब कोई भी इस तरह का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आता था जिसमें फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात होती थी, तो सरकार जो है हमेशा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती थी, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती थी। उस तरह के जो उस समय फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा सैक्रोसेंट था, लेकिन लेट 60s या कहिए मिडिल 60s से जो चलन हमने देखा है, जो ट्रेंड देखा सुप्रीम कोर्ट का, वो धीरे धीरे स्टेट को ज़्यादा एम्पावर कर रही है, इंडिविजुअल को कम। अगर आप शुरुआती जजमेंट में, जब आर्टिकल 25 पर एक मुकदमा आया था स्टेट ऑफ मुंबई में, तो उसमें सीधे सीधे, मैं उस केस का साइटेशन आगे बताऊंगा, उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिलीजियस मैनेजमेंट, जो अफेयर जो मैनेजमेंट जो चला रहे हैं, अफेयर को जो मैनेज कर रहे हैं, वो उन्हीं का अधिकार है कि वो डिटरमाइन करें कि कौन सी प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। तो अगर उस रेशियो को सुप्रीम कोर्ट के अगर आज के संदर्भ में देखा जाए, तो जो मुस्लिम बॉडीज़ हैं, ये उन्हीं का अधिकार है कि वो डिटरमाइन करें कि वक़्फ़ एक्टिविटी रिलीजियस एक्टिविटी है या नहीं है। जबकि सरकार ये कहना चाहेगी कि रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये सेकुलर एक्टिविटी है। जो आगे के जो जजमेंट्स हैं, सालों में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आए हैं, उसमें यह कहा गया है कि जो सेकुलर एक्टिविटी है, भले वो रिलीजियस प्रैक्टिस एसोसिएटेड हो, लेकिन उसमें जो सेकुलर एक्टिविटी है उस पर सरकार कानून बना सकती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक बहुत फेमस केस है दरगाह कमेटी वर्सेस सैयद हुसैन, ये 1962 में आया था। एक और केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सज्जन लाल, ये 1974 का केस है। इस दोनों में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि संपत्ति अर्जित करना और अपने धर्म का पालन करना, ये दो अलग अलग चीज़ है। तो अगर इस जजमेंट को देखा जाए तो वक्फ बोर्ड जो है संपत्ति का मामला है, ये धर्म का मामला नहीं है। और एक और जगह एक केस था ब्रजकिशोर देव वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जगन्नाथपुरी के बारे में, मंदिर के बारे में था। उस पर ये सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था कि आर्टिकल 25 और 26 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये रिलीजियस अफेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, मंदिर के स्वामित्व या प्रबंधन को सुरक्षित नहीं करता। यानी कि मंदिर का जो मैनेजमेंट है, उसका जो ओनरशिप है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आर्टिकल 25 से प्रोटेक्टेड नहीं था। यही चीज़ आगे चल के हम देखेंगे कि वैष्णो देवी वाला जो केस आया था 1988 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि मंदिर का प्रबंधन जो है वो रिलीजियस अफेयर नहीं है। इस तरह का और भी जजमेंट है जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के का स्टैंड लिया है। अब हम ये देखेंगे कि वक्फ बोर्ड में जो
नया जो परिवर्तन हुआ है, क्या वो परिवर्तन रिलीजियस अफेयर में इंटरफेरेंस है स्टेट का या नहीं है? तो सारा मुद्दा यहीं पर है। और बहुत सारे पिटीशंस इसमें फाइल कर दिए गए हैं, जैसे सीपीआई ने पिटीशन फाइल किया है, एक चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने उसने पिटीशन फाइल किया, आरजेडी के मनोज झा उन्होंने फाइल किया है, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स वाले ने किया है, आम आदमी पार्टी का एक एमएलए है उसने केस फाइल किया है, और बहुत सारे मुस्लिम बॉडीज़ ने केस फाइल किया। तो मुस्लिम बॉडीज़ का केस फाइल करना तो बनता है, बहुत सीधी सी बात है और हम ये समझ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को भी ये आवश्यकता थी कि उस समय वो मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े दिखें, इसलिए उन्होंने केस फाइल किया है। अब उसका मेरिट जो भी हो, अब चूंकि नंबर ऑफ केसेस फाइल हो गए हैं तो सारे लिस्टेड होंगे, वो रजिस्ट्री में किस स्टेज पर है, उसमें कुछ क्या ऑब्जेक्शंस था, वो रेक्टिफाइड हुआ या नहीं, बहुत सारी चीज़ें कल देखी जाएंगी। लेकिन जो इतने केस फाइल हो गए हैं वो तो लिस्ट हो जाएंगे और उस पर इनिशियल बहस शुरू हो जाएगी। अब हम ये देखना चाहेंगे और मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 25 में वो कौन सा शब्द है, वो कौन सी लाइन है जो विवाद का विषय बनेगी इस पर। चलिए उसको देखने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं वो दिखा सकूँ कि वो क्या चीज़ है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि वो आर्टिकल क्या है। और अभी अब हम देखते हैं कि वो आर्टिकल कैसे हम उसको बताएंगे, आपको इस पर्दे पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 25 में इस वक्त हम क्या देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हम ये देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ये क्या कहता है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि वो एक सेफगार्ड स्टेट ने अपने पास रख लिया। ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो जो राइट है आर्टिकल 25 के अंदर वो किसके लिए है? प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो वक्फ बोर्ड की एक्टिविटी प्रोफेस में आता है, प्रैक्टिस में आता है या प्रोपगेट में आता है? तो हम ये मान के चलते हैं, जो आर्गुमेंट बनता है वो ये है कि वक्फ एक्टिविटी जो है वो प्रैक्टिसिंग रिलीजन है, यानी कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। अब इस आर्टिकल 25 का जो क्लॉज 2 और उसका सब क्लॉज ए अगर आप देखें तो क्लॉज 2 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, यानी कि आर्टिकल 25 जो है सरकार को किसी भी कानून बनाने से मना नहीं कर सकता है जो रेगुलेट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। तो वक्फ बोर्ड एक्ट के खिलाफ जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है और इसका प्रोटेक्शन हमको आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में मिलता है, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार का पक्ष ये है कि ये एक अदर सेकुलर एक्टिविटी है जो कि आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है। ये रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड हो सकता है लेकिन पर से ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। बस इतनी ही सी बात है। सारा विवाद चाहे 20 पिटीशन का हो या 25 पिटीशन को घूम फिर के इसी 2 शब्दों के डिफिनेशन पर, इंटरप्रिटेशन पर रुक जाने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि इस पर कौन कौन से केस लॉज थे जो आज हमारे पास हैं, जिस पर चर्चा होगी और वो जरूर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ जो मैं शुरुआती दौर में ये कह रहा था कि एक केस था सरदार सैयदा तहर सैफुद्दीन साहब वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टैंड लिया था कि द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इंक्लूड्स द राइट टू डिटरमाइन द एसेंशियल प्रैक्टिसेज ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। यानी कि अब वही बात यहाँ पर आ गई कि जिनको रिलीजियस अफेयर मैनेज करना है उन्हीं को डिटरमाइन भी करना है कि कौन सी प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। तो उस हिसाब से जितनी मुस्लिम बॉडीज
जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के एक्ट के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, वे उन्हीं का अधिकार था ये डिटरमाइन करने का कि वक़्फ़ बोर्ड की एक्टिविटी है वो रिलीजियस एक्टिविटी है या सेकुलर एक्टिविटी है, स्टेट का नहीं था। अगर ये 1962 के सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का शब्दों में और उसका लेटर एंड स्पिरिट वगैरह उसका पालन किया जाए तो, लेकिन ऐसा रहा नहीं। जैसे मैंने आगे कहा कि 1988 में ये जो एक्ट बना, ये जो जजमेंट आया वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसमें पृष्ठ का की बहाली जो है उसको रिलीजियस एक्टिविटी नहीं माना गया, उसको सेक्युलर एक्टिविटी माना गया। जैसे मैंने और 2 केसेस की चर्चा शुरू में की थी जो जगन्नाथपुरी से रिलेटेड थी, उसमें ये कहा गया था कि जो ज़मीन का मैनेजमेंट जो है रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। तो ये सारे जजमेंट्स जो हैं जो सरकार के फेवर में है, कुछ आर्गूमेंट जो है वो जो पिटिशनर है उनके फेवर में है। अब डिपेंड करता है कि जो पिटिशनर है वो अपने तर्क किस तरह से कोर्ट के सामने रख सकते हैं और कैसे रखते हैं। और सबसे बड़ा मामला जो कल आने वाला है वो ये है कि ये केस तो लंबा चलेगा, क्योंकि जाहिर है इसमें बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो 2 जज बेंचेस के होंगे, हो सकते हैं 1-2 3 जजेस के भी हों, हो सकता है मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाए जो 5 जजेज है का बेंच होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूट होने में टाइम लगेगा। तो प्राथमिकता जो है इन पिटिशनर्स की वो होगी कि वो इस एक्ट पर स्टे लेने की कोशिश करें। अगर वो स्टे लेने में कामयाब हो जाते हैं तो मामला टल जाता है लंबे समय के लिए। अगर वो स्टे नहीं ले पाते हैं और ये कोर्ट में इस केस का फैसला होने में सालों निकल जाएंगे, तब तक ये एक्ट जब इन्फोर्स होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर जो है अगर वो इस्तेमाल करने लगते हैं तो बहुत सारे जो इस तरह के विवाद हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको तत्काल निष्पादित कर देगा, और जो बोर्ड है उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेंट्रल काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो जो सरकार का जो इंटेंशन है कि इसके अफेयर को मैनेज करने का, भले वो ये कह रही है कि वो मुस्लिम समुदाय के फेवर में ही है, लेकिन सरकार का इंटेंशन सक्सेसफुल हो जाता है अगर ये जो पिटिशनर हैं अगर स्टे लेने में कामयाब नहीं होते हैं। क्योंकि फाइनली ये मैटर कितने दिनों में डिसाइड होगा, और जैसे मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड सेकुलर एक्टिविटी है या रिलीजियस एक्टिविटी है, यहीं पर सारा डिसीजन होना है। इसके लिए बहुत सारे पुराने जजमेंट खंगाले जाएंगे, बहस दोनों तरफ से होगी, लेकिन ये बहस थोड़ी सार्थक होगी क्योंकि इस बहस में हम किसी को गुमराह नहीं कर सकते, किसी भी पक्ष को। जो होगा इसमें कानून के दायरे में होगा, जो कानून में जिस चीज़ की व्याख्या हुई है वो होगा, और हो सकता है कि दूसरे देशों के भी कानून है उनके भी जो केस लॉज हैं इसमें आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केस होगा आने वाली पीढ़ी के लिए, पढ़ने के लिए भी, सीखने के लिए भी। तो हम कल का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।